नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्रिकेट टीम हो या पॉलिटिकल टीम या कोई भी टीम हो, आजकल एक ही जुमला टीम टाम के साथ सुनाई देता है। युवाओं की टीम है, अनुभवी भी है, क्षेत्रीय संतुलन का भी ख्याल रखा गया है। बोर सी लगने वाली यह बात भारत की 5 श्रेष्ठ सार्वजनिक दलीलों में से एक तो होगी ही। जैसे आप युवा, अनुभव और संतुलन को मिला लें तो ये रहा लक्ष्य, आपके सामने जाके ले लीजिए। कोई इसमें जनाधार को नहीं शामिल करता। अब आप ये मत गिनिए कि कितने जनाधार वाले हैं और कितने ऑफिस बेयरर हैं। मतलब 2014 में जीतने से है। इसीलिए राजनाथ की इस टीम को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, जिसे कई चश्मे से देखा जा रहा है। मोदी, उमा भारती, स्मृति ईरानी, अमित शाह, वरुण गांधी में हिंदुत्व का चेहरा देखा जा रहा है। उमा भारती कहती हैं कि उन्होंने 2003 में मध्य प्रदेश में इसकी बुनियाद डाली थी कि हिंदुत्व का मतलब विकास भी हो सकता है। हिंदुत्व भी एक रेडीमेड पैकेज की तरह पेश किया जाने लगा है। एक राम मंदिर का नाम ले लीजिए और दूसरा गुजरात दंगों का हो गया हिंदुत्व। बीजेपी कहती है कि गुड गवर्नेंस और विकास की राजनीति का मॉडल है उनके पास। इन चेहरों में एक लाइन संघ की पसंद की भी चला दी जाती है। कुल मिलाकर संघ, हिंदुत्व, मोदी, जेटली, राजनाथ, आडवाणी, इन सब तमाम कारकों से होती हुई जनाधार वाले नेताओं की टीम बनती है टीम राजनाथ की। या ऐसा क्यों लगता है कि इस टीम में सबकी अपनी अपनी टीम है? अमित शाह की योग्यता वाले नेता कई दलों में हैं, मगर मोदी के करीब होना बीजेपी जैसी लोकतांत्रिक पार्टी में कभी कभी चलता है। बाकी सब कार्यकर्ता जनाधार के बल पर ही टीम में आए हैं। वैसे गांधी नाम भी चल गया और कुछ ज्यादा लोकतांत्रिक हो चुके यशवंत सिन्हा नहीं चल पाए। रविशंकर प्रसाद जो उप नेता है राज्यसभा में, उन पर चुप्पी है इस वक्त। राजनीतिक दल भी टीम को अपनी टीम टाम से देख रहे हैं। जेडीयू ने खुद को एनडीए में मोदी का विपक्ष घोषित कर रखा है। मोदी जब तक गुजरात के मुख्यमंत्री हैं तब तक कुछ नहीं, मगर जैसे ही प्रधानमंत्री की दावेदारी से नाम जुड़ता है, जेडीयू सेक्युलर उम्मीदवार खोजने लगती है। सिब्बल बोले और बीजेपी ना मचले तो मजा ही नहीं आता। सिब्बल ने कहा कि लड़ाई बीजेपी बनाम मोदी की है, मगर सिब्बल यह नहीं देख पाए कि मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं के बीच बीजेपी के तमाम नेताओं को एक तरह से हरा दिया है। अब संसदीय बोर्ड में हराना बाकी है। जनता के बीच जीतने के अलावा उनके 6 साल बाद संसदीय बोर्ड में पहुंचने के पीछे कार्यकर्ताओं का दबाव भी बताया जा रहा है। सही है कि पिछले विधानसभा चुनाव में मोदी ने हिमाचल के मंडी में प्रचार किया था, मगर कांग्रेस जीत गई। उसी तरह से बताया जाता है कि महाराष्ट्र के भी प्रभारी थे, मगर बीजेपी ने खास कमाल नहीं किया तो उनकी जगह मुंडे को ले आया गया। पर क्या अतीत के इन आंकड़ों से मोदी के आगे के सफर को देखा जाना सही होगा या देखा जाए? ये तो देख ही सकते हैं कि मोदी किस राज्य में बीजेपी को सीट दिलाने वाले हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने ठीक ही कहा है कि हम जंग के मैदान में आ गए हैं और युद्ध शुरू हो चुका है। राजनाथ सिंह और आरएसएस ने यह तो संकेत दे ही दिया कि पार्टी के भीतर मोदी को लेकर विरोध नहीं है। इतना तो लगता ही है कि राजनाथ ने मोदी को राष्ट्रीय स्तर पर साबित करने का एक मौका दिया है। संसदीय बोर्ड में लोकसभा का चुनाव नहीं होना है। अब इस संसदीय बोर्ड को देखिए जहां मोदी का आगमन हुआ है। 12 लोगों के इस बोर्ड में मोदी का पलड़ा भारी लगता है। अटल बिहारी वाजपेयी और अध्यक्ष राजनाथ सिंह के अलावा आप बाकी 10 लोगों में मोदी समर्थकों, विरोधियों की संख्या देखिए। नितिन गडकरी, अरुण जेटली, नरेंद्र मोदी, वेंकैया नायडू, रामलाल और थावरचंद गहलोत। मोदी विरोधियों में आडवाणी, सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी और अनंत कुमार, यानी मोदी का पलड़ा भारी है। गनीमत है कि संसदीय बोर्ड को कोई दलित या मुसलमान के नाम से नहीं देख रहा है। इसमें हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा की जानकारी के अनुसार संघ ने इस संसदीय बोर्ड के ऊपर भी एक और सुप्रीम बॉडी बना दी है, अनौपचारिक रूप से, जिसमें सुषमा होंगी, राजनाथ होंगे, नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, अरुण जेटली और रामलाल। सभी बड़े फैसले ये 6 लोग लेंगे। एक तर्क यह भी है कि यह व्यवस्था आडवाणी के प्रभाव को चेक करने के लिए की गई है। सब कुछ अभी कागज पर है। अभी तो बीजेपी को 2009 के 116 से 1999 के 182 पर पहुंचना है। क्षेत्रीय दलों की पकड़ और दक्षिण में बीजेपी की कमजोर हालत भी आपके सामने है। या बीजेपी ने पहले अपनी चाल चलने का मन बना लिया? मोदी ने राजनाथ सिंह को चेक किया है या राजनाथ सिंह ने मोदी को चाल चलने का मौका दिया है? क्या संघ और बीजेपी ने स्वीकार कर लिया है कि ना चाहते हुए भी कि व्यक्ति का सहारा लेना पड़ेगा? मोदी ही विचारधारा है, व्यक्ति हैं और मोदी ही नेता हैं। बाकी पार्टी मोदी के लिए काम करेगी। तो दांव पर कौन लगा है, बीजेपी या नरेंद्र मोदी? आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं शकील अहमद साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मुख्तार अब्बास नकवी जी, उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, नीरज कुमार जी हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू, आप पटना से जुड़ रहे हैं, अभय कुमार दुबे जी हमारे साथ हैं, सीएसडीएस
अशोक मलिक साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मलिक साहब, आपने नेताओं को थोड़ा सा इंतजार कराता हूं, एक एक कमेंट आप लोगों से ले लूं। आपने ट्वीट किया कि बीजेपी ने अब वो अपना सोच रही है, अब इस कल्पनाओं की दुनिया में नहीं है कि गठबंधन में क्या होगा नहीं होगा, अपनी दांव चल दी है। मेरा भी एक सवाल है कि ऐसा आपने क्यों कहा, कि इस टीम को कई घंटे बीतने के बाद आप कैसे देख रहे हैं? मतलब मोदी के हिसाब से देख रहे हैं, तमाम गुटों के हिसाब से देख रहे हैं, विचारधारा के हिसाब से देख रहे हैं? देखिए, पिछले 15 वर्षों में बीजेपी एनडीए में रही है और उसका काफ़ी उसने 2 बार सरकार फॉर्म किया है और 6 साल चलाई भी है। और ये जो अनुभव रहा है, एक्सपीरियंस रहा है, बहुत उसके लिए बेनिफिशियल रहा है। मगर अटल जी और अडवाणी जी के बाद उनके पास कोई नेता नहीं था, कोई मास लीडर नहीं था। उनको पहली बार लग रहा है अटल जी के बाद कि मोदी शायद एक ऐसा नेता है जो उनके कार्यकर्ता को एक्साइट करता है और कार्यकर्ता के बाहर एक इंक्रीमेंटल वोट भी लाता है। ये उनकी सोच है, उनका एक गैम्बल है। हो सकता है गलत लाएंगे, मतलब कार्यकर्ताओं के बाहर। अभी तक तो गुजरात के बाहर उनका प्रदर्शन, हो सकता है उनका सोच गलत हो सकता है सोच ठीक हो, पर बीजेपी ने दांव चल दिया है ना, एक गैम्बल उन्होंने लिया है। और अब उनकी सोच ये है कि अब बीजेपी की सीट्स मैक्सिमाइज करो, एनडीए बाद में आएगा।